जय हिंद दोस्तों, मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। कोरोना और हम लोग एक संयुक्त प्रयास पोस्ट इकोनॉमिक्स एंड वेब जर्नलिज्म एलुमनाई श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स क्रीड़ा का, जिसके अंतर्गत हम पिछले करीब 1 महीने से लगातार मिल रहे हैं, दिन में लगभग 1 घंटे, ताकि हम इस नकारात्मक माहौल को भुलाकर कुछ सकारात्मक ऊर्जा का संचार अपने भीतर कर सके। इसी कड़ी में आज का विषय है सामाजिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने में सिनेमा, जिसमें हमारे वार्ताकार है डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा, फजले गुफरान जी और डॉक्टर रुद्रेश नारायण मिश्रा। मुख्य वार्ताकार आप रहेंगे। डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी ने यह 2 शनिवार पहले से शनिवार का दिन, वैसे तो शुक्रवार होता है बॉक्स ऑफिस, लेकिन आपने शनिवार का दिन बॉक्स ऑफिस के लिए तय कर दिया और शनिवार हम लोग सिनेमा के विभिन्न मुद्दों पर ही उस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और आज चूंकि मैं ये बता दूं, ये जो हमारा समूह है ये हमारे एलुमनाई द्वारा बनाया गया है और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो उसमें आसपास के तमाम दबावों को झेलते झेलते कहीं ना कहीं उसे डिफ्यूज करने के लिए, कहीं ना कहीं एक भीतर मन में उम्मीद जगाए रखने के लिए कि सुबह होने वाली है, उसके चलते हम लोग रोज 1 घंटा मिलते हैं। रोज 1 घंटा मिल रहे हैं, यानी महीने भर से ऊपर हो गया है और रोज किसी एक विषय पर हमारी बातचीत होती है, डायरेक्शन होता है। कभी पुस्तक पर बात होती है, कभी सिनेमा पर बात होती है। अभी परसों हमने खेल, खिलाड़ी और अपराध सुशील कुमार की कहानी से उस पर बात की थी। इतवार का दिन हमारा कवि सम्मेलन के लिए तय रहता है। इस तरह से रोजाना हम कभी देश विदेश में हमारे साथ कृष्ण कुमार झा जी हमारे साथ हमें मॉरिशस की यात्रा कराई थी। बनारस की गलियां से हम परिचित हुए थे। हम उत्तर प्रदेश के बड़े सारे शहरों से गुजरते हैं जो वहाँ के विशिष्ट लोग होते हैं। तो आज हमारा बड़ा सिनेमा है और डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी का बहुत सारा परिचय, चूंकि वो कहते हैं कि दिया करो, मैं केवल इतना दे रही हूँ कि वे ग्लोबली, वैश्विक रूप से हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे हैं और इस हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी सिनेमा और उसके गीत एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आज दूसरे जो विशेषज्ञ हैं फजले गुफरान साहब नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के विशिष्ट सदस्य तो हैं ही, पदाधिकारी तो हैं ही हैं, लेकिन एक लंबे समय से एंटरटेनमेंट बीट को संभालने वाले पत्रकार हैं और हिंदी के उन दुर्लभ पत्रकारों में से हैं जिन्होंने सिनेमा के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर पुस्तकें लिखी। बॉलीवुड बायोपिक का जो चलन है, एक इनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है और एक दूसरी बड़ी चर्चित पुस्तक है जो मैं बड़ी प्रभावित हुई, जिसमें उन्होंने हिंदी के 100 से अधिक खलनायकों को लेकर के मैं हूँ खलनायक, ये पुस्तक का नाम है, जिसमें 50 से अधिक खलनायक जो जीवित हैं उनसे आप स्वयं जाकर के आपने साक्षात्कार किए और मैं बातचीत कर रही थी। और मेरा निजी अनुभव भी ये है कि हमारे जो खलनायक है, सिनेमा के खलनायक है, वो ज्यादा बेहतर नायक होते हैं असल जिंदगी में और विपरीत जो सिनेमाई नायक होते हैं वो असल जिंदगी में कुछ और उनके शेड्स निकलते हैं। तो और तीसरी जो इनकी किताब यंत्रस्थ है, प्रकाशमान है, अभी निकलने वाली है, वो है रंजीत, जो बहुत बड़े खलनायक होते रहे हैं और अब तो कॉमेडी एक टर्न आउट कर लिया है। उनकी जो जीवनी है उस पर आप इस समय आपने काम किया, वह किताब भी आने वाली है। फजले गुफरान साहब हिंदुस्तान अखबार के साथ एक
कई दशक के साथ जुड़े रहे, इस समय लेखन कर रहे हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली जर्नलिस्ट ऑफ एसोसिएशन, तमाम संस्थानों के साथ संबद्ध होकर के आप सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे तीसरे जो साथी विशेषज्ञ हैं, शशिकला त्रिपाठी जी को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे तीसरे जो साथी हैं वो है रुद्रेश नारायण मिश्रा, डॉक्टर रुद्रेश नारायण मिश्रा, जो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में इस समय मीडिया के आप प्राध्यापक हैं। इसके पहले आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में आप इंचार्ज रहे। आपकी एक लंबे समय से मीडिया के व्यवहारिक फील्ड में आपकी गति रही है, तो आप उन दुर्लभ प्राध्यापकों में से हैं। जैसे हम, मेरे जैसे प्राध्यापक हैं, हमने भी थोड़ा बहुत फील्ड में काम किया है, लेकिन रुद्रेश जैसे जो हमारे नए साथी छोटे भाई हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैमरे को फील्ड पर इन्होंने अनुभव प्राप्त किया और फिर उस अनुभव को आप विद्यार्थियों के साथ इस समय आप एक टीचर के तौर पे साझा कर रहे हैं और महत्वपूर्ण आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। देश विदेश के अनेक कामों से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और हमारे रेगुलर इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले एजेंसी फ्रांस प्रेस AFP के फोटो जर्नलिस्ट प्रकाश जी हैं, मैं प्रकाश जी का भी स्वागत करती हूँ। रमा सिंह जी जो कवित्री हैं वो हमारे साथ हैं। मॉरिशस से डॉक्टर कृष्ण कुमार झा जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ में हैं। और उनके नाम मुझे दिखेंगे, मैं सबका स्वागत करती जाऊंगी मैं बीच बीच में जैसे मुझे मौका मिलेगा। तो आज का जो हमारा जो विषय है, हिंदी सिनेमा में राही मासूम रजा की पुस्तक पढ़ रही थी मैं, सिनेमा और संस्कृति एक किताब उसको देख रही थी मैं। तो आपने बड़ी बेबाकी से चीजें इन्होंने कही और ये कहा कि जो सिनेमा है वो हमारे मास कम्युनिकेशन का या संचार का सबसे ताकतवर माध्यम है। और ये ताकतवर माध्यम है, यह बड़ा जो हमारे पढ़ी लिखी जनता के साथ साथ हमारी जो अनपढ़ है, निरक्षर है, जो साक्षर नहीं है, उनके दिलो दिमाग में भी जितना प्रभाव इस सिनेमा का पड़ता है, दूसरे माध्यमों का पढ़ना उसके मुकाबले नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी हमारी अच्छी और बुरी दोनों ही फिल्मों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आज हम जो हमारा जो विषय है वो है कि हम जो धार्मिक और हमारे राजनीतिक जो राष्ट्रीय जो हमारे भेदभाव हैं उनको मिटिगेट करने में, उन्हें दूर करने में हमारे सिनेमा की कोई सार्थक भूमिका रही है। और इसी पर मैं सबसे पहले मैं गुरुवर मल्होत्रा सर से कहूंगी कि वो अपना वक्तव्य दें और उसके बाद हम ये बात शुरू करेंगे। जी धन्यवाद स्मिता। क्योंकि आज तीन वक्ता हैं, इसीलिए मैं अपना विधिवत जो गाना शुरू करता था उसके बजाय मैंने सिर्फ उसके कुछ शब्द यहाँ पर रख दिए हैं। सर आप कहें तो मैं गा लूं? नहीं मैं गाना गाइए सर जी। आप 17 से गाऊंगा कि आप गाना गाएं? मैं स्वयं भी गाऊंगा, लेकिन मैं आपको सुना सकता हूँ अगर आप, क्योंकि मैं ये सोच के कि समय का ख्याल रखना है। चलिए मैं आपको एक मिनट आपको ये गाना बजा भी देता हूँ। हर बार मैं प्रयोग करता हूँ, कभी सफल होता हूँ कभी नहीं, लेकिन करूंगा मैं जरूर प्रयोग। चलिए 1 मिनट बस ये दीजिए, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। हाँ अब वो नए तरीके खोज रहा हूँ मैं इसके। आप देखिए जी सर। सर अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सर। जी सर। हमने ये जो गीत सुना 1959 से एक फिल्म बनी थी फूल का फूल। जी सर। और यश चोपड़ा उसके निर्देशक थे और प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा। ये फिल्म कई दृश्यों से बहुत महत्वपूर्ण थी। आज मैं उन मुद्दों की चर्चा नहीं करूंगा।
फादर साहब को पता है कि किन किन कारणों से हमारी पूरी पीढ़ी इससे प्रभावित हुई थी फिल्म से एक तरह से। इस फिल्म में 2 लाइनें ही जीत की, वो मैं फिर दोहराऊंगा, जिसने मुझे बहुत छुआ था, क्योंकि हर बात में थीम छानता हूं केवल 2-3 शब्दों के लिए। इसके जो पहला है, नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं। इससे बहुत प्रभावित हुआ था, मुझे लगा कि ये उसका थीम है। अब थोड़ा सा क्रमबद्ध रूप में हम आगे चलेंगे, और जैसे पिछली बार स्मिता ने आजादी से पहले कुछ संदर्भ दे दिए, तो मुझे लगा कि अब स्मिता फिर मुझे पकड़ ले, तो मैंने 36 की फिल्म अछूत कन्या, आपको पता ही अशोक कुमार और देविका रानी थी उसमें, और दोनों एक अलग अलग सवर्ण की होती, नीची जाति की थी, और दोनों में प्रेम होता है ये गानी। और इसको गांधी जी ने भी इसकी बहुत सराहना की थी जब फिल्म बनी थी। उसके बाद हम आजाद हुए तो ऐसा लगा कि संविधान में इसको लिखना बहुत आवश्यक है, और आर्टिकल 15 जिस पर फिल्म भी बनी, जिस पर हम बाद में चर्चा भी करेंगे, खास तौर पे जो अनुच्छेद 15 है उसमें स्पष्ट रूप से एक तरह से बताया गया कि क्या, और मैं इस पर थोड़ा सा खास तौर पे उसमें उल्लेख करना चाहूंगा, कोई भी राज्य अपने किसी नागरिक के साथ, ध्यान से सुनिए इसको, एक एक शब्द को विद्यार्थियों में चाहूंगा इसको ढूंढना चाहिए, केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान, उस दिन जो स्मिता बात कर रही थी सन ऑफ द सॉइल वाला, वो जन्म स्थान का भी इसमें उल्लेख है आर्टिकल 15 के अंदर, या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये आज संविधान में अंकित कर दिया गया। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ फिल्मों का, पहली फिल्म जिसने मुझे अपने ही जीवन में बहुत प्रभावित किया 1959 की फिल्म थी सुजाता। हर लिहाज से फिर मैं कहूंगा इस सुजाता फिल्म का एक गाना था, और आपको पता होगा इसमें भी एक नई क्रांति हुई थी, वो गाना टेलीफोन पर गाया गया था, तलत महमूद का गाना, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाऊं वो गीत के लिए। ये गाना हम हमारी उम्र में हर व्यक्ति गाया करता था, गुनगुनाया करता था। इस फिल्म में सबसे पहले बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पेश किया था, इस समस्या को, और उसके बाद एक दूसरी फिल्म बनी सदगति 1981 में। ये वास्तव में प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित थी, और इसको विमल रॉय, इसको सत्यजीत रे ने इसका निर्देशन किया था। इसमें स्मिता पाटिल, लोकपुरी वगैरह से काम किया था, और प्रेमचंद जी ने बहुत पहले से, क्योंकि आपको पता है कि ये समस्या अभी की नहीं है, शुरू से है। जिस तरह से सवर्ण लोग नीची जाति के लोगों से बेगार कराया करते थे, और उसमें वो मर जाता है इसमें सदगति में एक तरह से, उसका दृश्य इसमें दिखाया गया है। उसके बाद फिल्म बनी थी 1985 में गुलामी नाम से। इसमें सामाजिक और फ्यूडल सोसाइटी का, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूडल सोसाइटी है, जमींदारी प्रथा है, मैं तो एक और शब्द आज इस्तेमाल करना चाहूंगा, हैव्स एंड हैव नॉट्स की भी बात है। कई बार मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ये हमें क्यों नहीं समझ में आती बात, ये केवल जाति की बात नहीं है, क्योंकि ये जो हरिजन जी लोग हैं इतने गरीब हैं, पूरी तरह से निर्भर हैं सवर्ण लोगों पर काम के लिए भी, तो स्वाभाविक है कि उनका शोषण जब होता है इसको रोक पाना आसान नहीं होता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा हम आगे चलें, एक और फिल्म आई थी 97 में, मृत्यु दंड नाम से। ये फिल्म बहुत हिला देने वाली थी, खासतौर पर जेंडर इश्यूज पर फिल्म थी, सामाजिक और जेंडर दोनों चीजों पर, जिसमें माधुरी दीक्षित ने काम किया, शबाना ने, और शिल्पा और ओमपुरी जी ने उसमें मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसने भी झकझोर दिया था एक तरह से। इस बाद एक फिल्म जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूं, पिछली बार भी की थी जब राष्ट्र की बात की थी, लगान। प्रत्यक्ष नहीं, प्रच्छन्न भी होता है, कहीं ना कहीं परोक्ष भी होता है संकेत। उसमें जिस तरह से क्रिकेट के द्वारा जो जातिगत भेदभाव है इसको मिटाने का भी प्रयास इसके माध्यम से, उसमें सबसे छोटी जाति का किस तरह से, बल्कि उसकी जो सबसे कमजोरी है उसकी, उसी को उसमें प्लस पॉइंट बनाकर उनको जोड़ा आपस में। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रयास था ये उनका लगान फिल्म में। वो इसके बाद एक और भी फिर मैं चक दे इंडिया की चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि हमें भूलना बिल्कुल नहीं है विद्यार्थियों को, मात्र जाति का प्रश्न नहीं है, प्रांतीयता हमारे यहाँ बहुत हावी है।
और चकते इंडिया में जब बार बार एक एक उससे खिलाड़ी से वो पूछता है यू आर फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, कोई महाराष्ट्र, कोई गुजरात, कोई आंध्रा, कोई नहीं कहता आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये भी एक चीज चकते इंडिया की बार बार मैं दोहराऊंगा, विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी इन चीजों को समझ पाना। एक फिल्म बनी थी 2011 में, और ये प्रकाश झा, ये 2-3 फिल्में बनाई, और प्रकाश झा ने एक फिल्म आरक्षण बनाई थी, जो शिक्षा में जो आरक्षण है इसकी समस्या को लेकर। इसमें अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, मनोज बाजपेयी, सबने काम किया था, और ये फिल्म भी बहुत चली थी एक तरह से। लेकिन एक फिल्म की मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसने न केवल मुझे झकझोरा, पता नहीं यहाँ पर स्वरांगी है कि नहीं, महाराष्ट्र में घर घर में महिलाओं को झकझोर दिया था। ये फिल्म 2016 में मराठी में बनी थी, सैराट नाम से पहले। इतना इसका भयानक प्रभाव था कि मैं, स्वरांगी ने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को देखने नहीं देती हूँ, बेटी कहती है मैं बड़े, हमको सब समझ में, कहते नहीं मैं नहीं देखने दे सकती। महिलाएं इतनी चिंतित थी इसको लेकर कि फिल्म के देखने का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, और क्योंकि जो अंत है इसका, उसकी चर्चा भी मैं नहीं करना चाहूंगा, वो इतना भयानक है, इतना दर्दनाक है कि हर आदमी उससे कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। और इसी पर 2018 में धड़क फिल्म बनी। आपका श्रीदेवी की जो बेटी है उसने शुरुआत की थी, जाह्नवी की पहली फिल्म थी, और इसमें भी सामाजिक पूर्वाग्रह जो है उसको लेकर ये फिल्म बनी थी, और इसने झकझोर दिया था, पूरी तरह झकझोर दिया। खैर 2019 में एक फिल्म बनी जो मैंने शुरुआत की, आर्टिकल 15। फिर लोगों को याद कराने के लिए कि वो आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, जिसको मैंने शुरू में बताया इस फिल्म को। और ये मैं एक बात और बताऊं, इसमें ज्यादातर फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित है, कई घटनाएं एक, कई घटनाएं अनेक। और एक बड़ा विचित्र शब्द आ गया जो शायद पहले नहीं आता था, गैंग रेप। मैं कई बार ये सोचता हूं कि क्या ये सेक्स है, क्या ये वायलेंस है? नहीं, उससे ज्यादा सैडिस्ट की जो फीलिंग्स है, पर पीड़न की जो फीलिंग है, वो कहीं इतनी भयानक है। और मैं समझता हूँ सारे समाज को इसने विचलित किया है, जितनी भी घटनाएं इस संदर्भ में हो रही है। और इस पे फिल्म बनी आर्टिकल 15, और उसमें एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका आयुष्मान खुराना ने की। और ये घटनाएं बदायूं में भी हुई थी, कई जगह हुई, ऊना में घटना हुई 2016 में भी, इन सबसे प्रेरित ये घटनाएं। तो इन चीजों से थोड़ा सा स्पष्ट है कि सिनेमा, मैं नहीं कहता कि परिवर्तन ला सकता है, लेकिन जैसे हम कभी हमेशा चर्चा करते रहते हैं, साहित्य क्या कर सकता है? निश्चित रूप से साहित्य झकझोर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा सबसे अधिक झकझोर सकता है। और झकझोरने का काम भी करने में सफल हो जाता है तो सिनेमा की भूमिका पूरी हो जाती है। तो मैं आज बहुत अच्छा विषय जो उठाया गया है, मैं चाहूंगा अपने दूसरे वक्ताओं को भी सुनूंगा। धन्यवाद स्मिता। स्मिता की आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। आभार सर आपका। और मैं अपने साथी अब फजले गुफरान जी को कहूंगी कि वे अपने को अनम्यूट कर ले। और चूंकि आपका एक लंबा सरोकार है सिनेमाई लेखन के साथ, पत्रकारिता के साथ, आप अपना परिदृश्य उपस्थित करें। जी, अनम्यूट कीजिए फजले जी, अनम्यूट कीजिए। रवि आप हैं? रवि, हाँ ठीक है, सही है जी ओके जी जी। हाँ, विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, विजय सर बहुत सारी जानकारी मिली और मैं इनकी बात से बहुत इत्तेफाक रख रहा हूँ। सर ने अछूत कन्या का भी जिक्र किया और आर्टिकल 15 का भी जिक्र किया, और बीच बीच में जितनी भी फिल्में आई सोशल इश्यूज से उन सब का जिक्र लगभग किया, गाने का भी जिक्र किया, दूर के फूल का भी जिक्र किया। सारी जानकारी बहुत अद्भुत थी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मेरा भी रिवीजन हो गया एक तरह से, तो बहुत शुक्रिया सर का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सिनेमा जो होता है वो समाज का आईना तो है ही है। किसी फिल्म का शॉर्ट टर्म असर होता है समाज पे और किसी फिल्म का लॉन्ग टर्म असर होता है। तो फिल्में ये तो बनी है, अछूत कन्या, फूल का फूल, आर्टिकल 15, लेकिन मैंने जो एक बदलाव देखा है बहुत अच्छे तरीके से
वो ये कि एजुकेशन सिस्टम पे बहुत सारी फिल्में इधर बनी है। जैसे आप देखिए 3 इडियट्स, एजुकेशन सिस्टम पे कटाक्ष करती हुई फिल्म है। मुन्ना भाई MBBS है, हिंदी मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है। इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई हैं बीच में जो बहुत ही अच्छा संदेश देती हैं और लोग उसको समझ भी रहे हैं, देखते भी हैं। एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी बेहतर है ये फिल्में। और परीक्षा आई थी अभी एक प्रकाश झा जी की, उसके पहले आपको आरक्षण आई थी। तो ये सारी फिल्में जो है समाज को कहीं ना कहीं आईना दिखाती। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर तरीका है। उसके अलावा मैं एक चीज कहना चाह रहा था, इंग्लिश में नील बटे सन्नाटा की एक फिल्म आई थी और अभी अनुभव सिन्हा इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैंने उनकी फिल्म देखी मुल्क, वो बहुत ही शानदार फिल्म बनाई। थप्पड़ फिल्म है, वो भी एक समाज को संदेश देती है। तो इस तरह की फिल्में बनती रहे ताकि लोगों को उससे सीख मिले, नई नई जानकारी मिले। ठीक है विजय सर, सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी फजले जी जी। तो मुझे लगता है कि ये सारी फिल्में बननी, जैसे अमर अकबर बनी बनी, आप देखिए उसमें कितना अच्छा मैसेज है। एक परिवार बिखरता है, 3 जगह चला जाता है, एक हिंदू बन जाता है, एक मुसलमान के घर में जाता है, एक क्रिश्चियन के घर में जाता है। और आपको बताऊं जानकारी के, कल ही इस फिल्म के 44 साल पूरे हुए, 44 ईयर्स अमर अकबर। वाह। तो इस तरह की फिल्में जो है बहुत ही समाज को संदेश देती है। अब जरा जैसे आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म है तो सोशल इश्यूज पे बनी होती है, पारिवारिक फिल्में होती हैं। ये फिल्में भी लोगों को कहीं ना कहीं जिंदगी का आईना दिखाती हैं और बताती हैं कि भाई हम परिवार को एकजुट कैसे रखते हैं। ये भी एक सोशल मैसेज है। तो ये सारी फिल्में अपने आप में अनूठी हैं, अलग हैं, अलग अलग मिजाज की हैं। किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये, अब जैसे इधर फिल्में आई है पैडमैन, ये भी एक सामाजिक संदेश देती है। टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये भी एक हमें मैसेज देती है ना। विक्की टोनर हो गया, जैसे अभी गंजेपन पे फिल्म आई थी, बाला आई थी, आपने देखा होगा, इस्माइल खुराना की। एक सनी सिंह की फिल्म आई थी उजरा चमन, तो ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि ये भी एंटरटेनिंग भी होती है और अच्छी भी लगती है कि भाई हाँ भाई गंजेपन को लेकर हम कितना अंदर में फील करते हैं, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कि हम गंजे हो गए। तो ये सब फिल्में भी अच्छी हैं। जैसे एक फिल्म आई थी प्रीति जिंटा की, सैफ अली खान की, क्या कहना, प्री मैरिटल प्रेगनेंसी पे थी। तो ये सब फिल्में कहीं ना कहीं संदेश दे जाती है। इंग्लिश आई थी, मैं एक जैसे पीके आई एक फिल्म, तो वो कहीं ना कहीं समाज के जो आडंबर है उन पे जो है ना कटाक्ष करती है। उनका किसी भी धर्म की बुराई नहीं करती, लेकिन वो उसके जो आडंबर है उस पे कटाक्ष करती है। उसी तरह से ओ माई गॉड आई थी, OMG। तो ये सब फिल्में जो है कहीं ना कहीं समाज को इस तरह से जोड़ती हैं, समाज की बुराई को बताती हैं। और जो हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, छोटी छोटी चीजें, आडंबर, इन पे कटाक्ष करती है। तो इस तरह की फिल्में बनती रहनी चाहिए ताकि लोग कुछ समझे, सीखे, इनसे ऊपर उठ जाए। मदर इंडिया का भी शायद सर ने जिक्र किया है। स्वदेश एक फिल्म आई थी कुछ दिन, शाहरुख खान की, स्वदेश, नासा पे बेस्ड थी, है ना। चट्टी इंडिया का जिक्र कर ही दिया सर ने। दामनी एक फिल्म आई थी, है ना। प्रेम रूप भी कहीं ना कहीं जो राज कपूर की फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर और पद्मिनी कलापुरी थी, वो भी एक समाज को नीच और ऊंच का संदेश देती है और सीख देती है। क्या विजय सर मेरी जानकारी ठीक है? कहीं कहीं मैं सही बता रहा हूँ? विजय सर सुन पा रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेहता की अर्थ आई थी, वाटर आई थी, ये सब सारी फिल्में जो है ना सोशल इश्यूज पे ही है। सब कहीं ना कहीं समाज को एक नई सीख देती है।
तो यही हमारा कहना था, है ना? जी यही अभी और जिज्ञासाओं में बातचीत और आगे निकलेगी। शुरू होगा तो शायद और बातें मुझे याद आएंगी। अभी जितना मैं फर्स्ट टाइम जूम पे आया हूँ, मैं आता ही नहीं। जी फर्स्ट टाइम आया हूँ, जो भी भूल हो आप करिएगा, है ना? नहीं, बहुत आपका आना हमारे लिए एक आभारी है। इस टाइम में मैं जो है आपको कुछ और जानकारी दे पाऊँ। नहीं, प्लीज। मैं इस समय हमारे साथी जो है रुद्रेश इस समय उपस्थित हैं, और रुद्रेश से भी मैं उनका वक्तव्य देने के लिए आग्रह करूंगी। और जाहिर सी बात है, सामाजिक है, धार्मिक भेदभाव, इन सबको मिटाने में हमारा जो हिंदी सिनेमा है, जैसे सर ने कहा कि चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रच्छन्न रूप से कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप से उनकी भूमिका रही है। तो आपका क्या इस पर मंतव्य है? जी रुद्रेश। जी मैम, सबसे पहले तो मैं आप सारे लोगों को सबसे पहले नमस्कार। और सर ने जिस तरीके से कहते ना, मल्होत्रा सर ने और गुरफान सर ने जिस तरीके से हिंदी सिनेमा के कई फिल्मों को लेकर, जिसमें सर ने बताया कि सुजाता, और सुजाता से पहले भी सर ने 1-2 फिल्मों की चर्चा की, उनकी चर्चा की, किस तरीके से अछूत कन्या की चर्चा की सर ने 1937 में आई हुई, कि किस तरीके से फिल्म जो है वो समाज के भेदभाव को मिटाने में अपनी एक भूमिका निभाते हैं। तो इसी के क्रम में मैं, क्योंकि मैं सर और बाकी लोगों से मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस विषय को मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे निर्देशकों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने वाकई में समाज के जो धार्मिक और क्या कहते हैं ना, एक सामाजिकता को जो दूर करने वाले कहते हैं ना जो विषय थे, उनको पास लाने की कोशिश की। उनमें जैसे आप देखेंगे कई जगह, तो उनमें आप कई ऐसे, जिसमें सोहराब मोदी है, महबूब खान है, जिसकी सर ने ऑलरेडी चर्चा की थी, प्रथमेश बरुआ हो गए, नितिन बोस हो गए, देवकी बोस हो गए, इनकी कुछ ऐसी छुआछूत और समाज को लेकर इस तरह की कुछ ऐसी फिल्में आई जिन्होंने समाज को एक नया आधार दिया, एक नया सिरा दिया, जिसमें कि आप देखेंगे प्यासा हो गया, चाहे देवकी बोस की आप फिल्म देखें विद्यापति हो गई, अछूत कन्या की सर ने चर्चा कर ही दी है, महबूब खान की औरत फिल्म हो गई। तो यह कुछ ऐसी फिल्में, इवन विमल राय की 2 बीघा जमीन हो गई फिल्म। तो इन फिल्मों ने जो है सामाजिक स्थितियों को, जो सामाजिक स्थितियां आजादी से पहले की सामाजिक स्थितियां जो थी, वाकई में थी, किस तरीके से समाज भुगत रहा था, किस तरह समाज जो है उन चीजों को जी रहा था, तो उस जीने की प्रविधि को इन निर्देशकों ने अपनी फिल्मों के माध्यम से प्रस्तुत किया, ताकि जो हमारे मन में और जो समाज में जो चल रहा है उसके बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो सके, वो दूरियां जो है वो सिनेमा के माध्यम से चित्रित हो सके, ताकि लोग जो हैं उसको जी सके, लोग उसको मिटा सके। इवन अगर हम बात करें, अगर शुरुआत की बात करें, तो अब देखिए दुनिया ना माने, चंडीदास हो गया, चाहे देवदास हो गया, चाहे संत तुकाराम हो गए, इवन स्ट्रीट सिंगर के नाम की फिल्म आई थी उस जमाने में। तो यह फिल्में जो है कहीं ना कहीं समाज की उन गतिविधियों को सिर्फ दिखाता नहीं है, सिर्फ समझाता नहीं है, बल्कि उस निष्कर्ष पर पहुंचाता है जहां हम जिस चीज को छोड़ चुके हैं, जिसको हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की। इवन मदर इंडिया फिल्म, मदर इंडिया फिल्म आती है और उसका अंतिम दृश्य सबको अब तक याद ही होगा। तो वह पुत्र, जो बेटा जो है, आज अगर आप देखेंगे, आज भी हमारी माताओं के अंदर पुत्र मुंह बहुत ज्यादा होता है। एक स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो बहुत लंबा खड़ा हो रखा है आज के समय पे भी। ऐसी स्थिति में वहां पर कहता है कि माँ, मैं तो तेरा बेटा हूं, तो मुझे कैसे मार सकती है? कहती है कि स्त्री के लाज से बढ़कर कोई नहीं है मेरे लिए। तो वो स्त्री लाज उस समय स्त्री धर्म नहीं, स्त्री का एक अपना एक चरित्र था, एक उसका कहते हैं एक बहुत बड़ा एक प्राकट्य रूप, जिसको यानी स्त्री समाज में उसी बराबर चीज की हकदार है जिसके हकदार कभी पुरुष रहे हैं, और पुरुष अपने आप को जिस दावेदारी के साथ में हमेशा घोषित करते हैं। यानी वहां पर कहीं ना कहीं बहुत सही समय पर उस समय को दिखाने, वो समय आज का भी है। आज भी मदर इंडिया हम अगर देखते हैं तो आज भी हम स्त्री पुरुष का जो भेद है उसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से एक मूवी की और मैं चर्चा करूंगा, बाकी मूवी में और पीछे जाऊंगा, लेकिन इससे पहले धर्म मूवी आई थी, शायद आपको याद होगा, जिसमें पंकज कपूर उसके क्या कहते हैं मेन अभिनीत रोल में थे। वहां पर हिंदू और मुस्लिम्स को लेकर के कहते ना, क्योंकि वो पुत्र है, वह क्योंकि वह उनको मिलता है कहीं से और वो अपना लेते हैं, और उनको जब बाद में पता लगता है कि यह मुस्लिम लड़का है, क्यों, तो वो उसका व्रत करते हैं, कहते हैं ना कि ये मैं चंद्रायन व्रत करूंगा,
चंद्रमा को देख कर, क्योंकि मुझसे ये मतलब कि ये मुझसे भूल हो गई है, गलती हो गई है। लेकिन जब वही प्रेम, वही सद्भाव और उसी के आधार पर जब कहते हैं चीजें जब सामने निकल कर आती हैं, तो वही जाते हैं उस पुत्र को पुत्र की भांति समझते हैं, एक मनुष्य को मनुष्य की तरह देखते हैं। जो कि सर ने एक गाने के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि मैं इंसान की औलाद हूँ, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। तो उसका कहीं ना कहीं सटीक उदाहरण जो होता है वो धर्म सिनेमा में बनता है, धर्म मूवी में मिलता है। इसी तरीके से जब जो देश काल है, वातावरण है, जो पात्र संयोजन है, कहीं ना कहीं संवाद है, संवाद के जरिए हम बात करते हैं कुछ चरित्रों की, उन क्या कहते हैं ना, उस समय के उस आधार को जीते हैं जिसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं होता है, समाज का तथ्य होता है, समाज का यथार्थ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपको याद होगा घूंघट, बंबई का बाबू, और क्या कहते हैं ना, लव इन शिमला, ऐसी कई मूवीज हैं जिसमें स्त्री पुरुष के संबंधों को एक नए तरीके से देखा गया। उसमें अगर एक तरफ क्या कहते हैं ना, एक तरफ प्रेम है तो दूसरी तरफ उस प्रेम का आधार व्यंग्य है कि भाई ये प्रेम सिर्फ एक व्यक्ति की धरोहर नहीं है, उसमें स्त्री पुरुष का पूरा एक बराबर का एक जीवन है। इस तरीके से आप देखेंगे कमल अमरोही की फिल्म देख लीजिए, ख्वाजा अहमद अब्बास की आप अगर समाज देखते हैं तो उसमें समाज की व्यवस्थाएं, समाज की कहते हैं ना समाज की बहुत सारी ऐसे क्या कहते हैं ना सच जो है वो सामने आता है। समाज के उस न्याय की बात आती है जहां वो कल्याणकारक चीजों पे आती है, ना कि मनोरंजन बन पाता है। इसी तरीके से आप एक फिल्म का उदाहरण दूंगा, बूट पॉलिश। शायद बहुत सारे लोग अगर इस फिल्म को देखा होगा, बहुत सारे नए बच्चों ने नहीं देखा होगा। तो बूट पॉलिश अगर आप फिल्म देखिए तो बूट पॉलिश में क्या है, उसका संबंध सीधा महानगर से है, झुग्गी झोपड़ी से संबंध है। जहां पर बूट पॉलिश में क्या होता है कि वह व्यक्ति जो है, जो वह क्या अपना कैसे जीवन यापन करता है, भीख मांग के जीवन यापन करता है। वो दूसरों से मांगता है और कहता है कि मैं भैया मैं कहाँ झुग्गियों में रहने वाला हूँ। आज वह स्थिति, आज भी वह स्थिति अगर आप कभी बंबई में जाकर देखिए तो आज भी झुग्गी झोपड़ी एवं दिल्ली के अंतर्गत ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आज ही उस फिल्म को जो है सार्थक बनाता है, उस सामाजिक जीवन के यथार्थ को दिखाता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर हम जब तक समाज को नहीं समझेंगे, हम अपने धार्मिक भावनाओं को नहीं समझेंगे, जब तक सामाजिकता को नहीं समझेंगे, तब तक वो भेद खत्म नहीं होगा। तो फिर सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होता, उसके लिए जरूरी होता है उसको समझने के लिए, उस भूखमरी को, उस बुनियादी सुविधाओं को। इवन आप और एक मूवी का नाम लूंगा, क्या कहते हैं ना, चाहे जाति प्रथा हो गई, चाहे रोटी कपड़ा मकान हो गया। आप सर ने एक बहुत अच्छी फिल्म का नाम दिया था 1959 में बनी हुई फिल्म सुजाता। अब सुजाता जो है, सुजाता में क्या था, समाज के साथ का एक न्याय था। वह कि पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से, जो बौद्धिक लोग हैं, वो जाति प्रथा के जो चुंगल है उससे कैसे वो बाहर निकले, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से वह जो है वह विवाह और इन सब चीजों को एक नए तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो खासकर सिनेमा है, जिसमें कुछ और मैं फिल्मों का अगर नाम लेना चाहूँ, श्याम बेनेगल की कुछ मूवी अंकुर, अगर आप लोग को याद होगा 1973 में बनी, मंथन 1976 में, गोविंद लिहनाली की अरसत्य 1985 में, केतन मेहता की भवानी भवई 1980 में, मिर्च मसाला जो कि बहुत ही फेमस और बहुत कहते हैं ना एक तरह से कन्फ्लिक्ट वाली मूवी रही, मिर्च मसाला 1986 में बनती है। साई परंजपे की मूवी स्पर्श 1979 में बनती है। इसी तरीके से इन मूवियों ने क्या है कि समाज के एक तथ्य को, समाज के एक कहते ना उस सामाजिकता को सामने लाने की कोशिश की, जिसमें चाहे वो जमींदारी व्यवस्था हो, चाहे वो गांव में रह रहे लोग हो, चाहे वो समाज के कहते ना एक स्तर को दिखाते हो, कहीं कोई शोषण हो रहा हो, तो हमें कहीं ना कहीं वो जो हमारे कहते समाज में फैली हुई जो दुर्भावनाएं थी, उनको कहीं ना कहीं इन फिल्मों के माध्यम से दूर करने की कोशिश की गई। अगर उसके बाद की अगर मैं बात करूं, आपको याद होगा एक दामुल मूवी आई थी 1984 के आसपास, और प्रकाश झा ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, निर्देशित किया था। तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से एक बंधुआ मजदूर की कहानी जो बंध जाता है किसी न किसी। आज भी ये स्थिति बनी हुई है कि आज भी आप ईंटों के भट्टों पर अगर चले जाएं तो आज भी कहीं ना कहीं वो दामुल की कहानी दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाती है। कहीं ना कहीं वह समाज हमारे सामने आज भी वह पूरा का पूरा आवरण तैयार हो जाता है, हमें दिखने लगता है, हमारे आंखों में आंसू से आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वह आलोचनात्मक दर्पण दिखना जरूरी है। जब तक आलोचनात्मक दर्पण नहीं दिखेगा सिनेमा के माध्यम से, तब तक
हम उस समाज का निर्माण कर नहीं सकते हैं। समाज की वो जो दूरी है, जो खाई है, वह हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मंडी एक मूवी आई थी, और इसी तरीके से एक कल्ट मूवी का नाम लूंगा, जाने भी दो यारों। बहुत एक अच्छी मूवी थी जाने भी दो यारों, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही हंसते मजाकिया स्वर में, लहजे में जिस तरीके से इस पूरी की पूरी समाज को प्रस्तुत किया गया, समाज को दिखाया गया, वह समाज जो है वो कहीं ना कहीं जो है आज भी नए तरीके से हमारे सामने आता हुआ दिखता है, कहीं ना कहीं हमारे सामने वह महसूस होता है। तो आप अगर गोविंद नहलानी के अर्थशास्त्र के बारे में मैंने बताया ही, मिर्च मसाला की मैंने बात की ही, इसी तरीके से आप अगर और जाए थोड़ा सा, और मैं क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा जो फॉरवर्ड चला गया हूँ, थोड़ा सा और मैं वापस आने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे कहीं ना कहीं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी, हम सब लोगों ने देखा, हमने सबने बात की, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो दो पार्ट बने हुए थे, जो सामाजिक आधार का दो पार्ट था, एक विदेश का पार्ट और एक देश का, कहते हैं ना देश और विदेश की। आज भी मैं एक एग्जांपल अपने घर से देना चाहूँगा। मेरे परिवार में कुछ लोग रहते हैं अमेरिका में, उनकी बेटी जो है वो किसी एक अंग्रेज से मतलब कि शादी करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर जो है वो शादी करने देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको हिंदुस्तान चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं जो दो पार्ट है, ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये दो पार्ट है, कहीं ना कहीं जो विषमताएं हैं, ये विषमताएं एक तरह का नहीं है। तो ये विषमताएं कहीं ना कहीं आज भी समाज में हमें देखने के लिए मिलता है। आप अगर बात करें रोड टू संगम अभी कुछ समय पहले की सिनेमा है, आप याद होगा आप लोग को, रोड टू संगम हो गया, क्या कहना का गुरफाम सर ने एक क्या कहना का उदाहरण दिया कि किस तरीके से क्या कहते हैं ना, ये प्रीति जिंटा और सैफ अली खान को लेकर जो एक किस तरीके से दोनों के बीच की एक अपना। लेकिन एक मूवी और मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर एंड मिसेस अय्यर। आप उस मूवी को देखें किस तरीके से समाज को किस तरीके से दिखाता है। एक और मूवी का नाम लूंगा वेल्डन अब्बा। वेल्डन अब्बा में आप जब देखेंगे तो इस तरह की आपको सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति एक नई तरीके की दिखती है, जहां पर समाज का जो रहस्य है, समाज का जो सत्य है, वो उद्घाटन होता हुआ दिखता है। तो लोकप्रिय संस्कृति के रूप में जब हम सिनेमा को कहीं ना कहीं देखते हैं, तो वहां पर हम कई बार सिनेमा देख रहे होते हैं, लेकिन सिनेमा के बीच में कहीं ना कहीं समाज का सत्य, समाज का यथार्थ छिपा होता है। आप देखिए, आप एक मूवी का नाम और लूंगा, माय नेम इज खान, और उसका बहुत फेमस एक डायलॉग था, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो खान होने से यहाँ यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति एक टेररिस्ट ही होगा, और इस बात को कहने के लिए वो एक लंबा सफर तय करता है। वह चरित्र जो है शाहरुख खान का, वो बहुत लंबा सफर तय करता है। तो इस तरीके से समाज अपनी एक संस्कृति को, समाज जो है अपनी चीजों को किस तरीके से नए चीजों को यथार्थवादी के रूप में, जिनको हमेशा दिखाते हुए आया है, उसको एक नए तरीके से जो है प्रस्तुत करता आया है। कुछ मूवी का और मैं नाम लूंगा, जैसे आप लोगों ने 2010 में एक मूवी आई थी चांदनी बार, तब्बू उसकी हीरोइन थी, और उसके साथ में ही उसी दौरान एक फिल्म आई थी अस्तित्व, उसी के दौरान एक फिल्म आई थी जुबैदा 2000 में। तो कहीं ना कहीं एक आई थी क्या कहते हैं ना, आप देखेंगे सरदारी बेगम। तो यह कुछ मूवी थी जो खासकर स्त्रियों को लेकर, स्त्री और पुरुष के भेद को कहीं ना कहीं वो समाज में जो एक कहीं ना कहीं रह गया है, कहीं ना कहीं टूटते हुए अवस्थाएं और उनके चरित्रों को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। असहाय, बेबस और उस निरीहता को समझाने की कोशिश करता है ताकि वह भेद मिट सके। वो समाज का जो है एक, मैं बहुत ही थोड़ा सा और मैं पीछे चलता था, मुझे एक मूवी का नाम याद आ रहा है, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा, जिसने सुना होगा वो जानते होंगे कि अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वह समय की एक तरह से दरकार रहा है। अभी नए अगर उस नए तरह के अगर मूवी में देखूं तो उसमें जॉली LLB 2, चाहे जॉली LLB, उस समय वो जॉली LLB 2 में आप देखेंगे अंतिम दृश्य में वो कहता है, ना मुझे कोई आतंकवादी चाहिए और ना ही मुझे कोई हिंदूवादी, इस तरह का कोई आदमी चाहिए जो किसी को हत्या कर देता है। और समाज के बीच की दूरी को मिटाता हुआ वो संवाद एक बहुत ही एक कहते ना एक संवाद को बताता है। इसी तरीके से अगर आप देखें कहते ना सतह से उठता हुआ आदमी, इस तरह की जो मूवी है वो कहीं ना कहीं उस समय को दिखाता है, उस आज के समय को वो कहीं ना कहीं समाज को एक बार में क्या कहते हैं दिखाता है, चाहे वो दामुल हो, चाहे वो आज की व्यावसायिक मूवी। एक मूवी है पैडमैन, और जो जिसके आधार पे पैडमैन मूवी है वह आज भी वो व्यक्ति हैं। आप देखेंगे किस तरह की परेशानी
क्या कहते हैं ना वो उठाते हैं। समाज में जिन स्त्रियों के लिए काम कर रहे होते हैं, जिन स्त्रियों को समझाने के लिए, बताने के लिए, वह उस समाज को एक नया दिशा देने के लिए काम कर रहे होते हैं, वही पे उनको परेशानी होती है, वो वही उसका विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक स्थितियां ऐसी रही है, और इसमें सिनेमा की भूमिका जो है वो एक नए तरीके से आता है। एक मूवी और आई थी 2008 में, अ वेडनेसडे, जिसमें एक आम आदमी जो जिंदगी जीना चाहता है, एक सामान्य से जिंदगी जीना चाहता है, बिना किसी, कहते हैं अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, बिना लाग लपेट के जिंदगी जीना चाहता है, पर उस लाग लपेट में कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी आज कहते हैं एक दुर्व्यवस्थाओं में फैल गई है। वह कहीं ना कहीं रोज ना रोज कोई ना कोई घटना किसी ना किसी तरीके से यह सारी चीजें होती जा रही है, और इसी को सिनेमा जो है अपने किसी न किसी कारण से, किसी न किसी शैली में, किसी न किसी तरीके से वह आम आदमी को बताता है। वह आम आदमी जो कहीं न कहीं समाज का वह पक्षधर है जो समाज और जाति से परे है, संप्रदाय से परे है, लिंग से परे है। वह सिर्फ कहता है कि यह जीवन जो है वह एक अंधकार में जगत से होते हुए निकलकर एक प्रकाश के लिए निकल चले। एक संघर्ष, जो उनका संघर्ष है, वह संघर्ष एक ऐसा हो जो जीवन में गति देने वाला हो। और इसीलिए आप क्या कहते हैं ना, आप जब आप देखते हैं और जब आप इन सब चीज़ों में अगर जब आप सामने आते हैं तो महसूस होता है कि सिनेमा ने सिर्फ शहर की चकाचौंध को नहीं बल्कि गांव की दशाओं को ये बताया है। और इसीलिए जब आप देखते हैं कि मैं एक एग्जांपल बताऊंगा। 2 बीघा जमीन आप लोग को याद होगा, मैं थोड़ा सा और पीछे चला गया, जहाँ पर 2 बीघा जमीन में क्या है, हाँ, जो किसान है वो किसान कहाँ आता है, शहर में आता है, हाँ, मिल का मजदूर बन जाता है। बावजूद क्या होती है, उसकी गांव की समस्या कम नहीं होती है। गांव का गांव शहर की तरफ पलायन कर रहा है। यह समस्या 2 बीघा जमीन, आप जरा सोचिए कितने दशक पहले 2 बीघा जमीन में आती है, और आज भी वो समस्या, समस्या तो आज बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं ना, हम नए तरीके से उसको देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आज हम कोरोना काल में रह रहे हैं तो देखते हैं कि जो पलायन की एक बड़ी समस्याएं हैं, हमें दिखता है कि सड़कों पे पलायन की समस्या जिसे हम सोच रहे थे, जिसे हम कभी शोध पत्र में प्रस्तुत कर रहे थे, उससे बहुत परे है। तो कहीं ना कहीं फिल्म का जो प्रतिरोध है, वह प्रतिरोध जो दिखाता है समाज को, सामाजिकता को दिखाता है, वह अंतर्विरोध, वह किसको दिखाता है, वह उस अंतर्विरोध को दिखाता है, वह उस संस्कृति को दिखाता है जो समाज को नए तरीके से जीने के लिए, नए तरीके से उन क्या कहते हैं ना समय को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो इन सब चीजों के बीच में आज भी जो सिनेमा है, चाहे आज बहुत सारे हम ऐसे कितना प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे हम क्या कहते हैं ना G5 हो, चाहे हम क्या कहते हैं ना हॉटस्टार हो। आज भी सिनेमा कहीं ना कहीं समाज के उस हिस्से को जीता है जिस हिस्से को हम छोड़ आए हैं, उस हिस्से को जीता है, उस हिस्से को बताता है जो कहीं ना कहीं हमारे समझ से कई बार परे होती है। तो सिनेमा ने आज समय के आधार पर उस सामाजिकता को, उस धार्मिकता को, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो, चाहे वो संप्रदाय के माध्यम से हो, चाहे वो लिंग के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं बताया है, समझाया है। चाहे वो सत्यजीत रे हो, ऋतिक घटक हो, चाहे महबूब हो, चाहे वो राज कपूर हो, तो चाहे वो क्या कहते हैं ना ख्वाजा अहमद अब्बास हो, चाहे वो क्या कहते हैं मृणाल सेन हो, वो कहते हैं ना केतन मेहता हो, कुंदन शाह हो। तो इस तरह के जिन्होंने जो खासकर निर्देशक रहे हैं, उन्होंने इन चीजों के प्रति जो है अत्याचार के प्रति एक गुस्सा, एक क्या कहते हैं एक समझ, एक समाज को नए तरीके से जीवन की एक नई चीजों को देखने की कोशिश की है। और इसीलिए हम सिनेमा में उस समाज को देखते हैं, हम समाज की भूमिका को देखते हैं, हम समाज में क्या कहते हैं ना उस सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को मिटाने की एक कोशिश देखते हैं, जिन्होंने जो आज तक होती रही है, चाहे वो पुराने निर्देशक हो, डायरेक्टर हो, चाहे वो आज के हो, कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती है। हाँ, कई बार इन चीजों को लेकर कई कन्फ्लिक्ट रहता है, जैसे कई वेब सीरीज आए हैं जिसमें तांडव वगैरह है, या कई ऐसे वेब सीरीज हैं जैसे फैमिली मैन 2 हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं कई बार क्या कहते हैं इन चीजों को लेकर कन्फ्लिक्ट रहती है, लेकिन बावजूद इसके वह सामाजिक और धार्मिक भेदभाव को मिटाने में सिनेमा की अपनी भूमिका रही है। चाहे वो दामिल हो, चाहे वो
एक फिल्म का और लास्ट में नाम लेना चाहूंगा, बैंडिट क्वीन। सबको पता होगा बैंडिट क्वीन एक कहते हैं सत्य आधारित फिल्म था। चाहे बैंडिट क्वीन हो, चाहे क्या कहते हैं भाग मिल्खा भाग हो, चाहे पान सिंह तोमर हो, इस तरह की कई मूवीज थी जिन्होंने समाज की सत्यता जो था उसको उसी तरीके से बताने की कोशिश करता है और समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए एक नई समझ को पैदा करता है, ताकि जो हमारे अंदर जो बुद्धिजीविता है, जो सच्चा है, जो सच्ची परिस्थितियां हैं, उससे हम अवगत हो सके। शुक्रिया रुद्रेश, और एक लंबी यात्रा को तुमने बहुत कम समय में हम लोगों को वाबस्ता कराया उस पूरी यात्रा से, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और ये बहुत ही मौजूद, बहुत ही प्रासंगिक बात है कि हमारी जो हिंदी सिनेमा है उसने किस तरह से हमारे जो धार्मिक और जो सामाजिक जो भेदभाव है उसको दूर किया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो शाहरुख खान साहब हैं उनका सबसे बड़ा नाम राहुल के नाम से जाने जाते हैं, सलमान खान साहब प्रेम के नाम से जाने जाते हैं, हमारे अमिताभ विजय के नाम से जाने जाते हैं, यूसुफ भाई दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो ये उसकी बाध्यता चाहे जो मर्जी हो, लेकिन वो इतनी उसके अंतरधारा में इसके समाहित है कि बॉलीवुड हमेशा से, पिछले लेक्चर में मल्होत्रा सर ने कहा था कि बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे कि किस तरह से चाहे ऊंच नीच हो, केवल पर्दे ही नहीं, पर्दे के बाहर भी ये सारे जो वो मिटिगेट करते हैं, चाहे वो दलित और उच्च वर्ग का मसला हो, हिंदू मुस्लिम का मसला हो, कुछ भी हो। मैं फिर से यहाँ पर एक चीज कोट करूंगी राही मासूम रजा जी की, कि हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृतियां हैं उसको बॉलीवुड कितने अच्छे तरीके से करता है, इसको उन्होंने थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कहा है। मतलब भारतीय संस्कृति, उन्होंने कहा कि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं और हमारी संस्कृति, खासतौर पे जो गीतों की संस्कृति है, उसका बड़ा मजेदार उदाहरण दिया कि हम तो वो लोग हैं कि गांधी जी पर फिल्म बनाने बैठे तो उसमें भी 2-4 गाने गवा डालेंगे। कस्तूरबा गांधी किसी पेड़ पर बैठी गाना गाती हुई, चाहे कितनी ही अजीब क्यों न लगे, परंतु यदि गांधी पर फिल्म बनेगी तो गांधी जी और कस्तूरबा का 1-2 गाना डुएट जरूर होगा। एक बात उन्होंने ये कही, और दूसरी बड़ी मौजू बात ये उन्होंने कही कि हिंदू सोशल और मुस्लिम सोशल फिल्में फिल्म इंडस्ट्री बनाती है। तो ये इन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि वो एक मुस्लिम सोशल फिल्म की स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे। उस बीच में डायरेक्टर साहब ने ये कहा कि भाई अभी कुछ मुस्लिम सोशल फिल्में आई हैं, वो पिट गई हैं, तो तुम इसे हिंदू सोशल फिल्म बना दो। तो रातों रात क्या होता है कि वो जितने भी मुस्लिम परिवेश था वो हिंदू परिवेश में बदल जाता है। पात्र जो होते हैं उनके जो नाम हैं वो सारे के नाम रातों रात, वो जैसे हीरो का नाम अख्तर था वो अब रमेश हो गया, हीरोइन का नाम परवीन था वो अब रेखा हो गया। तो इस तरह से ये उन्होंने बड़े ही इंटरेस्टिंग से कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से बड़ा फ्लेक्सिबल रहता है ये सारी चीजें, और ये सारे मुद्दे हैं वो बाहर की दुनिया वालों के लिए झगड़ने के लिए होते हैं, लेकिन जब फिल्म इसको देखती है और ये जो सामाजिक मुद्दे जो उठाए जिन पर आप लोगों ने चर्चा की, विधवा विवाह, धर्म, जाति, देश, धर्म, स्त्री पुरुष, जेंडर, मैं यहाँ पर थर्ड जेंडर की भी बात कहना चाहूंगी कि थर्ड जेंडर को भी हमारे सामने लाने वाली कुछ फिल्में रही जिसको हमने एक अलग ढंग से देखा। नहीं तो पहले थर्ड जेंडर को हम केवल जैसे कुंवारा बाप फिल्म आती तो उसमें भी एक पॉजिटिव बड़ा भूमिका रहती थर्ड जेंडर की। कुछ फिल्में आई जिसमें थर्ड जेंडर को विलेन बना के सड़क जैसी फिल्म थी जिसमें थर्ड जेंडर को बनाया गया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी थी जैसे तमन्ना हो गई, है ना, दायरा है, ये सब में थर्ड जेंडर बड़ा एक पॉजिटिव और समाज के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का इसमें प्रयास किया गया। ऐसे ही जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड हमारा जो वर्ग है, जैसे स्पर्श फिल्म का जिक्र सर ने किया, या इकबाल फिल्म है, तो किस तरह से हमारे जो हाशिए पर पड़े हुआ जो वर्ग है, जो जाति है, उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लेके आना है, इसमें बहुत सार्थक भूमिका रही। हमारे बीच में बैंगलोर से दीपा जी हैं, दीपा जी
यदि आप इसको कहना चाहें, उसके बाद मैं इसको ओपन रखूंगी, जिस मन में भी जो जिज्ञासा हो हमारे विशेषज्ञों के साथ। जी दीपा जी हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते जी। हाँ, बहुत ही अच्छा विषय है और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं खुद भी फिल्में देखने का शौक रखती हूँ, फिल्मों पर लिखती रही हूँ, तो मेरी तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई इतनी सारी फिल्मों के नाम सुनकर। लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि हम पत्रकार एज अ स्टडी, और जैसे हम जैसे फिल्मों को लेते हैं और जो सीखते हैं वो हम जिनके लिए फिल्में बनती है, क्या हम उस तरह से उन तक पहुंचा पाते हैं? ये सबसे ज़्यादा पहले तो मुझे लगता है कि देखने वाली बात है कि क्या हम उन तक उस तरह से मैसेज पहुंचा पाते हैं। जैसे आर्टिकल 15 की बात कहें तो उसमें एक पुलिस वाले ने की भूमिका थी जो कि प्रोटैगनिस्ट था, लेकिन बाकी जो सारा समाज है वो जिस रूप में आया है, हमारा समाज वैसा ही है। और फिल्में देखकर भी, फिल्म के मैसेज लेने के बाद भी वो इसको फिल्मों तक सीमित रखता है। वो नहीं समझता है कि इसे हमें सचमुच में अपनाने की ज़रूरत है, इससे सीखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। कहीं आवाज़ एको हो रही है। तो इस फिल्मों से जो मैसेज हम उस ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं वो उस तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, उससे कुछ बदलाव आ रहे हैं कि नहीं, इस पर भी गहन विचार करने की ज़रूरत है। और उसको वो बदलाव नहीं आ पा रहे हैं, उसका क्या कारण है, इस पर भी मुझे लगता है कि हम जैसे लोगों को सोचना होगा। क्योंकि बहुत हद तक मुझे लगता है कि फिल्में कुछ ही वर्ग तक को प्रभावित कर पाती हैं। अंत जिसको हम कहते हैं आम आदमी या एंड मैन तक वो नहीं पहुंच पाता है उस रूप में। तो उसका कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जब अभी जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं लॉकडाउन में, यहाँ इतनी सारे एग्जाम्पल्स मैं एक छोटे से शहर में फंसी हूँ यहाँ पे, और जब तक मैं बैंगलोर में थी मुझे आम जीवन देखने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ जब मैं देख रही हूँ गरीबों के साथ किस तरह से व्यवहार होता है, सरकारी तबके कैसे उनका शोषण करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, तो मुझे लगता है कि फिल्मों में तो ये साफ तौर पे दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे सचमुच में देख रही हूँ कि ये हो रहा है। राशन की कैसे चोरी होती है, विधवा पेंशन आ रहा है वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, छोटी छोटी बातें। एक नेशनल लेवल की गैंग रेप की सर ने बात की, गैंग रेप वाली एक विक्टिम यहाँ है, उसको 7 लाख रुपए देने की बात थी, उसको अभी तक पैसे नहीं मिले और मीडिया में बात है कि उसको 7 लाख रुपए मिलने हैं, तो उसका परिवार एक एक पैसों के लिए बिलख रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अंत तक पहुँच नहीं पाता है, लेकिन हम फिल्मों के ज़रिए हम बता रहे हैं कि समाज में सुधार हो रहा है, होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कि ये जो खाई है उसको कैसे हम दूर करेंगे, कि हम फिल्मों में मैसेज पहुंचा रहे हैं जो सच में है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तक वो पहुंचना चाहिए, जिस रूप में उसको लेना चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। जी, मुझे लगता है ये चर्चा और आगे बढ़ेगी। इस समय मॉरिशस से कृष्ण कुमार झा हमारे साथ हैं, के हैं हमारे साथ, डॉक्टर प्रकाश उप्रेती हैं हमारे साथ, संदीप सर हैं, प्रकाश जी हैं। तो के उपस्थित हैं? के हाँ मैडम, हाँ प्लीज। हाँ, क्योंकि आप तो मॉरिशस में हैं और मॉरिशस में जो हिंदी सिनेमा है, तो मॉरिशस एक हम एक्सटेंशन तो मान सकते हैं भारत का, लेकिन भारत में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उस रूप में वहाँ पर सामाजिक समस्याएं उस तरह से नहीं है, ये मैं मानती हूँ, जिस तरह की गहराई यहाँ पर है। तो हिंदी सिनेमा के साथ क्या वो
जैसे पिछले चर्चा में आपने बताया था कि वहां पे दहेज प्रथा नहीं है, या स्त्री पुरुष का जो जेंडर उस तरह की समस्याएं हैं वो नहीं है, या जो यहाँ पर जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो उस तरह की चीजें वहां पर नहीं है, गैंग रेप इस तरह की सब कंसेप्ट वहां पे नहीं है, तो क्या वो हिंदी सिनेमा के साथ रिलेट कर पाती है वहां की ऑडियंस? कृष्ण। यस ये सबसे पहले तो जितने वक्ताओं ने जो है कि वक्ताओं ने भाग लिया, वक्ताओं ने जो अपने वक्तव्य रखे, सभी के वक्तव्य बहुत अच्छे रहे हैं। और मुझे लगता है क्योंकि अब जो है कि फिल्म जो है कि मुझे अब विजय सर से अब प्रेरणा मिल रही है, मैडम भी जो है कि खेल से फिल्म की ओर चली आई है, तो मुझे भी लगता है कि अब जो है कि बिल्कुल जो है कि फिल्म जो है कि अब तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति है। पहले एक समय था कि फिल्म जो है देखने का शौक रखता था और जो है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म नहीं मिस करता था। एक बार मुझे याद है अमर अकबर एंथोनी की बात हुई है, और मैं उस समय जो है कि एक घर में ये नियम था कि आप कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, शाम सूर्यास्त होते होते घर वापस आ जाओ। और जो है कि हमारे एरिया में प्रोजेक्ट में जो है कि वो अमर अकबर एंथोनी फिल्म चल रही थी, और मुझे किसी तरह से अमिताभ बच्चन को देखना था। और जो फिल्म आपके हॉल में टिकट तो नहीं था, पर जो वहाँ संचालक थे वो पिताजी के दोस्त थे, तो एंट्री मिल गई थी। पर बीच में क्या है कि पहले फिल्म चलती थी आपका जो है इलेक्ट्रिक से, और जब इलेक्ट्रिक बीच में चली जाती थी तो उस समय जो है कि जनरेटर का यूज होता था, और जनरेटर से फिल्म चलने में कम से कम 10 मिनट 5 मिनट 10-15 मिनट का समय लगता था। तो 1-2 बार इसी तरह से बिजली चली गई, और मुझे जो है वापस जो है कि अब सूर्यास्त हो गया था, 7-7 बज गया, किसी तरह से आधी फिल्म छोड़कर जो है कि मुझे घर भागना पड़ा। तो मैडम ने प्रश्न किया है, पहले उस फिल्म की बात चल रही थी, तो मेरे मन में कई बातें बहुत अच्छी, बहुत सारी चीजें जो है रिवाइव किया, और जो है कि बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को सुनकर। जहाँ तक समस्या की बात है कि मॉरिशस में एक तो जो भी जैसे अभी विजय सर ने कहा और भी रुद्रेश ने कहा, और जो है कि अन्य दूसरे वक्ता ने भी यह बात कही कि फिल्म जो है कि वो समाज का आईना होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर मॉरिशस में अगर हम फिल्म की बात करें तो मॉरिशस में हिंदी की फिल्में ज़्यादा चलती है, फ्रेंच फिल्में हैं, पर जो यहाँ ऑडियंस है वो हिंदी फिल्में देखना पसंद करते हैं। समस्या वो नहीं है जो मान ले, जैसे आप जो सामाजिक समस्या के रूप में दहेज हो या कई तरह की ऐसी समस्याएं, यहाँ पे उस तरह की समस्याएं नहीं है। बट क्या कभी कभी ऐसा होता है कि जिन समस्याओं को लेकर मॉरिशस में भारतीय फिल्म जो है कि यहाँ पर चलती है, तो कई बार जो मतलब उसको हम रिलेट करते हैं, उस समस्या से ज्यादा उस चीजों को हम रिलेट करते हैं, अपनी संस्कृति को लेकर हम रिलेट करते हैं कि अच्छा भारत में ऐसी फिल्में बन रही है, क्या भारत की संस्कृति ऐसी है, जिस तरह से जो है कि आपके पहनावा हो गया या और किस तरह की बातें हैं, या समाज में किस तरह से जो है कि आपको जो है कि जो पुरुष और स्त्री के संबंध हैं, और किस तरह से इस तरह के जो संबंध को यहाँ पे दिखाए जाते हैं, चाहे वो धारावाहिक के रूप में, हिंदी धारावाहिक के रूप में या फिल्मों के रूप में। तो वो कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बस केवल जो है कि फिल्म देखने जाते हैं, एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, उनको इंटरटेन हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कि हीरो पसंद है, उनके फिल्म देखने गए और वो फिल्म देखने के बाद जो है कि वो बहुत प्रभावित होते हैं। पर कुछ ऐसे भी मतलब समाज में ऐसे भी वर्ग के लोग हैं, वो सीधे तौर पर जो है उसको संस्कृति के साथ जोड़ कर देखते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। और कई बार जो है कि इस पर जो है कि प्रश्न भी उठते रहते हैं कि भारतीय फिल्में जो है कि वह इस तरह से क्यों बन रही है। तो मैडम एक तो ये चीजें हैं, मतलब यहाँ आप बोल सकते हैं कि ओपिनियन जो है कि यहाँ डिवाइडेड है, पर लोग जो है कि भारतीय फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। और भारतीय फिल्में जो है कि क्योंकि हम जानते हैं कि फिल्म देखकर आपको जो है कि संदेश त्वरित मिलता है, तो आप उतने ही प्रभावित होते हैं। आप जिन हीरो को पसंद करते हैं, जिन हीरोइन को पसंद करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस को, तो आप उससे प्रभावित होते हैं और उसी तरह से जो है कि आप रिएक्ट भी करते हैं। तो कई बार रिएक्शन जो है कि वह अगर फिल्म अच्छी है, सब कुछ ठीक है, तो उस दिशा में जो है कि रिएक्शन बहुत ही जो है कि मतलब अच्छी होती है। कई बार जो है कि रिएक्शन जो है कि वो गलत दिशा में भी जो है रिएक्शन चली जाती है।
तो मतलब उतना जो है मिला जुला प्रभाव जो है कि मॉरिशस में दिखता है। शुक्रिया कृष्ण, और इस बात को बताने के लिए, समझाने के लिए। प्रकाश, मुझे लगता है कि शायद आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं। जी प्रकाश। जी मैडम, मैं ये कह रहा था कि फिल्में हमेशा से आईना रही हैं जो भी हमारे समाज में हो रहा है। और जैसे शुरुआती दौर था जब से फिल्में शुरू हुई 50s में, उस समय से लेकर अब तक काफ़ी चेंजेस हुए हैं, बदलाव काफ़ी हुए हैं सामाजिक तौर पे। लेकिन हम कहीं ना कहीं फिल्मों में सिर्फ कुछ एक तबका, जैसे अपने के जी कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उनको अगर फिल्में देखनी है तो जाके राधे एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखेंगे, लेकिन समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं उस पर बेस्ड कोई फिल्म आती है तो उसको दिल से ले लेते हैं कि भाई ये हम नहीं देखना चाहते। समाज की स्थिति उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेता है और लगता है कि बिल्ली नहीं है। लेकिन ये चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ फिल्में जो अभी पीछे आई थी, अभी रेड लिपस्टिक अंडर माई बुर्का आई थी, जिसके अंदर 4 बोल्ड लेडीज के ऊपर बेस्ड कहानी थी। तो ये चेंजेस तो हैं। हमें जब तक हम फिल्मों के रूप में इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम समाज में इनको नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इतना खुलापन हमारे समाज में आना चाहिए कि हम रियलिस्टिक बनी फिल्मों को देखें और उसमें क्या ठीक है नहीं है वो आपका विवेक पे छोड़ सकते हैं कि वो कैसा है। एक और फिल्म आई थी मोहल्ला 80, जो कि विवादों में रह गई, 2015 में आई थी और उसको रिलीज होने में 3 साल लग गए। तो ये जो मतलब अपने समाज में ये चेंज करना पड़ेगा कि फिल्म को हम पॉजिटिव रूप में देखें, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको हम पॉजिटिवली लें और समझें कि हाँ ये समाज में कहीं ना कहीं हो रहा है। और फिल्में कहीं ना कहीं दोनों रूप दिखाती हैं जो जिससे हम अवगत नहीं हैं। जो डायरेक्टर होता है, एक फिल्म के पीछे बहुत बड़ी रिसर्च होती है, पूरी टीम होती है। अगर रियलिस्टिक फिल्म होती है तो उसके अंदर पूरा उसका ध्यान रखा जाता है कि छोटी छोटी बारीकियों को कि कहाँ क्या हुआ, जो कि आप न्यूज़ में देखते हैं। जो रियलिस्टिक फिल्म बनी होती है तो न्यूज़ आइटम में आप 4 दिन की खबर आती है, उसके बाद आप भूल जाते हो, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ वो पूरा एक रिसर्च वर्क होता है। मान लीजिए आर्टिकल 15 आई तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च होगा, रियलिस्टिक स्टोरीज को लेकर ही उसकी पटकथा लिखी गई होगी। या रेड लिपस्टिक अंडर माई बुर्का है तो उसमें 4 कैरेक्टर हैं, ऐसा हमारे समाज में हो रहा है, ठीक है ना। कि हम उसमें 4 कैरेक्टर हैं जिसमें एक टीनेजर कॉलेज गोइंग गर्ल है जो घर से बुर्के में निकलती है, लेकिन जैसे ही कॉलेज पहुंचती है वो जीन्स टॉप और सिगरेट भी पीती है और वो पॉश करना चाहती है। एक है जो कि घर के हाउसवाइफ है लेकिन वो सेल्स वुमेन बहुत अच्छी है और उसको बहुत अवार्ड मतलब काम मिलता है, लेकिन उसका हस्बैंड उसको काम नहीं करने देता। तो इस तरह की चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये फिल्में हैं, फिल्मों को खुले दिल से ही देखना पड़ेगा। ये चेंज हमें समझ में चाहिए। जी शुक्रिया। शुक्रिया प्रकाश जी। लेकिन कई बार हमें फिल्म मेकर्स की नीयत पे भी तो संदेह होता है कि जो चीज चलती है, यानी जो चीज इन डिजाइन है, अगर मैं कहूँ और मेरी बात को अन्यथा न लिया जाए तो हम ये समझते हैं कि जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फिल्में हैं ये कमर्शियली मतलब नियत कमर्शियली ये लोग नहीं चलती। कमर्शियली फिल्में चलती हैं राधे जैसी जो अभी आई, जिसके अंदर आप सबको ध्यान रख के बनाते हैं चीज़ों को कि आपको एक फार्मूला है उसके अंदर रख के बनाते हैं, सब खुश रहते हैं। लेकिन जो रियलिस्टिक फिल्में होती हैं वो हर किसी का कहने का ढंग मतलब समाज में कई पहलू हैं और हर डायरेक्टर का नियत का ये है कि वो भी एक सच्चाई है, आपको देखना तो पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा उसको। जी मैडम, आई एम डन, थैंक्स। सर आप म्यूट है। इस पूरे टॉप विजय सर आप म्यूट हैं। हाँ, मैं रुद्रेश को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से इंसाइक्लोपीडिया ऐसा लगा पूरा विश्वकोश है, कोई नाम ले वो नाम आप बहुत अच्छा है। आप लोग का आप लोगों से पढ़ा है, आपका आशीर्वाद है। आप लोगों ने जी मैं प्रकाश की इसी बात से लेना चाह रही थी और ये कहना चाह रही थी कि हम ये जानते हैं अगर साहित्य और उसमें चिंतन में देखें तो आजादी के बाद जो दलित विमर्श है और स्त्री विमर्श है, ये 2 मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे हैं। और यही आप चीजें देखें हम
तो इसमें मैं कहीं पे भी मेरा कोई दूसरा पक्ष नहीं है, लेकिन हम ये देखें कि चाहे स्त्री विमर्श हो और दलित विमर्श हो, चूंकि अब वो बड़े चलते हुए सिक्के हैं, तो हर एंगल को एक वो स्त्री विमर्श का एक एंगल दे देना, ये दलित विमर्श का एंगल दे देना, ये भी इन फैशन है। यानी ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूँ केवल इसलिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ब्राह्मण हर जगह वो खलनायक क्यों हो, क्यों नहीं जब समाज और परिवेश साथ इस चीजें बदल रही हैं कि हमारे सामने हमारे फिल्म मेकर की जो दृष्टि है वो ऐसे ब्राह्मण पे क्यों जा रही है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, ऐसे ब्राह्मण पे क्यों नहीं जा रही है जो सुलभ शौचालय खोलता है, ब्राह्मण होने के बावजूद सुलभ शौचालय खोलता है, या विधवाओं के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है, या वे तमाम ब्राह्मण जो वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना सर्वस्व लगा देगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फिल्म मेकर को सूट नहीं करते, ऐसी केस स्टडी उन्हें सूट नहीं करती है, तो उन्हें वो स्त्रियों में भी वो जो बहुत सारे जो चीजें हैं कि अगर हम देखें, दो फिल्में देखते हैं, दो फिल्मों का अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मिर्च मसाला लेते हैं और मोहरा फिल्म लेते हैं। तो मोहरा जो फिल्म है उसमें तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, अब कहने को जो रोमा है हीरोइन है वो उसमें पत्रकार है, यानी एक आधुनिक पेशे पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन उसका सारा काम नायक को रिझाने का है और कोई काम नहीं है उसका, और वो पत्रकार बनके भी उसकी सारी ड्यूटी केवल नायक जो कि इंस्पेक्टर है उसको रिझाने की है। और मिर्च मसाला में वो मिर्च फैक्ट्री में काम करने वाली सोनबाई जिस पर किसी की उसकी बुरी नजर पड़ती है रसीद की, तो वह जो है वो किस तरह से स्त्रियां संगठित होकर के वो उसका विरोध कर रही हैं। तो ये जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिविटी नहीं सूट करती है। वो हमेशा ऐसा होता है कि जहां पर उसका जो शरीर दिखाया जा सके, ये जो चीजें दिखाई जा सके, जो ज्यादा बिक सके, तो इसलिए मैंने कहा कि फिल्म मेकर की नियत में भी मुझे बहुत भरोसा नहीं है। तो कि बहुत सारा जो अच्छी चीजें हमारे समाज में हो रही हैं उनको बेहतर तरीके से नहीं दिखाना, एक मैसेज जैसे 3 इडियट्स आई। अब 3 इडियट्स ने एक इतना अच्छा मैसेज दिया कि वो कहीं ना कहीं यूथ में अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाने की जो एक जो हवा चली, तो उसमें से बहुत से ऐसे लोग कि जो समाज के दबाव के चलते किसी और प्रोफेशन में थे या फलाना में थे, वो अपने मन के सुनने लगे। तो मेरा कहना केवल इतना है कि जरूरी है कि रियलिस्टिक जो चीजें आ रही है हम उसको देखें, दर्शक अपना चरित्र बदले, लेकिन दर्शक का चरित्र बदलने के लिए फिल्मकार को भी अपना चरित्र थोड़ा सा बदलना होगा। हमारे बीच में और कोई तमाम जो लोग हैं या कोई कुछ कहना चाहे, जी प्लीज। मैं बोलना चाह रही थी माधवी। अच्छा हाँ, हमारे साथ में माधवी। पहले तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर माधवी रुकिएगा। हाँ अच्छा, मैं माधवी 2 मिनट। मल्होत्रा सर। जी सर। हाँ ठीक है, माधवी जी को सुनेंगे। अच्छा चलिए, माधवी जी को मैं परिचय दे दूं। माधवी जी पत्रकार हैं, लाडली मीडिया फाउंडेशन से आप संबद्ध रही हैं जी, और लेखिका हैं। उपन्यास बे औरतें आपका एक चर्चित उपन्यास है जी माधवी। अच्छा, मैं जैसे आपके कह रही थी ब्राह्मणों पर अटैक क्यों किया जाता है या वो सुविधाजनक क्यों होता है लोगों के लिए, तो मैं अभी किसी फेसबुक पे यंगेश किसी का देख रही थी। उनका कहना है, ये जानकारी मेरे लिए नहीं है, कि बाबा भीमराव अंबेडकर को किसी ब्राह्मण ने पाल पोस के बड़ा किया था, उसने खर्चे उसने दिए थे, और ये अपना कुल गोत्र का नाम अंबेडकर भी उन्होंने दिया था। तो ये अंबेडकर दलित नाम या उपनाम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण का कुल गोत्र का नाम है। आई थिंक आप लोग इस पर रिसर्च कर सकते हो, और इस पर कभी मीडिया ने फोकस होकर कुछ भी नहीं लिखा है। ये जानकारी मेरे लिए बहुत ही क्रांतिकारी है। और मैंने बस वही है कि लोगों को पता नहीं, बचती नहीं है जी। और इसी तरह इसी तरह बस एक सेकंड और लूंगी। जैसे कार्ल मार्क्स का भी मैंने सुना है, मैंने कार्ल मार्क्स को पूरा पढ़ा नहीं, उनकी पर्सनल लाइफ पर मैंने सुना है उसका कोई कैपिटलिस्ट फ्रेंड
था उसकी लाइब्रेरी और जितनी पढ़ाई है, तो ये सारी चीजें अपने आप में इतनी विरोधाभास में है कि जब हम कभी भी किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व को लेते हैं तो उसकी समग्र हमें उस पर बातचीत करनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, एक टुकड़ा ह्यूमन ले लेते हैं और उसी को आउट ऑफ ब्लो प्रपोर्शन करने लगते हैं, जिससे समाज में मैसेज बहुत ही खराब जाता है। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भ्रमित हमारा युवा वर्ग होता है। जैसा स्मिता हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा भी था कि सबसे ज्यादा अध्यापक और उनकी राजनीति ही बच्चों का जीवन बर्बाद कर देती है। तो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हाँ, मल्होत्रा सर, आप कुछ कह रहे थे? जी सर। मैं दो तीन बातें कहूंगा। एक तो माधवी जी ने जो कहा उसका उत्तर देकर फिर स्मिता की खबर लूंगा। अच्छा, पहली बात जो माधवी ने कही, अम्बेडकर जी पर आजकल एक सीरियल आ रहा है पूरा, और मैं लगातार उसको देख रहा हूँ। अब तो खैर बंद कर दिया क्योंकि बहुत ही उसमें ज्यादा कष्टप्रद है। उसके अंदर अब मुझे पता नहीं कितना है वो, उसके अंदर जो अम्बेडकर जी उनके जो गुरु हैं, जो उनको टीचर पढ़ाते थे, जो हमेशा प्रेरित करते थे भीमराव जी को कि आप हिंदी आप पढ़ें, बचपन से ही प्रेरित करते थे। तो एक समय जब ऐसी स्थिति आ गई कि उनके नाम के आगे कुछ शब्द नहीं था लिखने को, तो उन्होंने कहा था कि चलो आज तुम्हें मैं अपना ही उपनाम दे रहा हूं और भविष्य में तुम लोग इसी से ही पहचाने जाओगे। मैं इसका वो नहीं कह रहा मुझे सही है गलत, लेकिन इस सीरियल में आजकल नियमित सीरियल आ रहा है 8:30 बजे, उसमें ऐसा कहीं उल्लेख किया गया। ऐसे लिए ये तो मैंने अनायास ही कही। जहां तक बात है स्मिता की खबर लेने की बात है, ऐसा है मुझे पता ये, हालांकि तुम्हारी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि यथार्थ जो होता है इसका सिनेमा का, तो निश्चित रूप से उसका अपना ही यथार्थ होता है, जो उन्हें सूट करता है वही वो दिखाता है। जैसे उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि शाहरुख खान आजकल भारत से ज्यादा तो विदेश में है, चर्चित ही नहीं बल्कि पूरे एस्टेब्लिश है। उनका सारा बिजनेस भी, जो मार्केटिंग जिसको कहते हैं, वो ज्यादा विदेश में ही होती है। तो उसका तो मुझे, वो तो सब कुछ होता है, स्वाभाविक है वो हो। मैं जो दूसरी बात कह रहा हूँ कि ब्राह्मण शब्द का उल्लेख करने की तुम्हें इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी फिल्मों में फ्यूडल सोसाइटी में जमींदार हैं वो सब ब्राह्मण नहीं होते हैं। उनका जो शोषण है हमारी कहानियों में, सिनेमा में, हर जगह दिखाया जाता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसका उल्लेख किया जाए, आप सवर्ण शब्द कहें तो ज्यादा अच्छा है। बस मुझे इतना ही कहना। मैम, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बड़ा अच्छा फिल्म याद आ रही है मुझे, पिछली लाइफ सारे लोगों ने देखा होगा इसमें से। जी जी, तो उसमें एक डायलॉग है, वो क्या कहते हैं ना, बुधिया, और उसका जो डायलॉग है तो उसमें कहा है का कहो ठाकुर ने, जो कहता है, बुधिया कहता है ये कह के भगा दिया कि आत्महत्या कर लो, सरकार पैसे दी है, वहीं से चुका लो कर जा। ग्रामीण, तो एक ग्रामीण कहता है अरे का कर लो, बुधिया अरे अपनी खुशी से मर जाओ, 1 लाख रुपए दे हो सरकार। जी, ये मीडिया या फिल्म मेकर, ये राजनीति पे इतना गहरा व्यंग है, नहीं बिल्कुल सही है। तो सर ने भी जो बात कही, मेरे पास तमाम इस पर बहुत अलग से चर्चा हो सकती है, मैं बात को यहाँ नहीं बढ़ाना चाहूंगी। कोई और किसी और का कोई इनपुट देना चाहे? जी जी मैम, मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरे पास कुछ फिल्मों की मैं भी देखता रहता हूँ, तो मैं लिस्ट बना देता हूँ। तो मैं चाहूँगा, डेथ इन गूंज करके एक फिल्म आई थी, वो डिप्रेस्ड लोगों के प्रॉब्लम्स को वो करती है। तो अगर ऐसी कुछ फिल्में मैं सजेस्ट कर सकें सर तो अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से कुछ और फिल्में हैं जो साइड में बहुत छोटे छोटे एक्टर्स को लेकर बनाई जाती है, जैसे Z+ करके आई थी एक फिल्म, Z+ करके एक फिल्म आई थी, वो भी काफ़ी मतलब कि जो समाज में किस ढंग से जो सरकार किस ढंग से लोगों को मैनिपुलेट करती है अपने फ़ायदे के लिए, इस पर फिल्म थी। तो ये हो गई। और एक सोन चिड़ैया करके फिल्म आई थी,
हालांकि वो डकैतों के ऊपर थी, लेकिन उसमें जो भूमि पेडनेकर का किरदार रहता है उससे एक किरदार उनका रहता है जो फूलन देवी का, वो कहती है वहाँ पर कि औरत की कोई जात नहीं होती। और पूरी तरह से मतलब कि जो फिल्म होती है उसके बाद से औरतों के मतलब जो एक पारिवारिक रेप होता है उस पर जाके केंद्रित हो जाता है वो फिल्म। तो ये कुछ मतलब कि मेरे जान में अच्छी फिल्में थी, और मैं चाहूँगा कि सर मुझे कुछ फिल्में सजेस्ट करें जो डेथ इन गूंज टाइप की हैं। जरूर, बेहतर 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 सर जरूर बताएंगे। कोई अन्य, मैं एक्चुअली यहाँ पे लिस्ट में देख नहीं पा रही हूँ मैं, कोई और इस पर फजले साहब आप जी। एक मूवी मैं बताना चाहूंगी, एक हिप हिप हुर्रे आई थी जब हम लोग बहुत यंग थे। आई थिंक वो जो कर्ज मूवी में था ना, हीरो का नाम मैं भूल रही हूँ, राज किरण। हाँ, राज किरण, दीप्ति नवल थी। इट वाज अमेजिंग मूवी हिप हिप हुर्रे। वो कॉलेज के कैंपस पे ही रहती, वो स्पोर्ट्स टीचर रहता है, और एक बहुत पुरानी मूवी है तो जिसमें ये तो कॉलेज का प्रोफेसर ही रहता है, नाम मैं भूल गई। वो कॉलेज में एग्जाम के टाइम में चीटिंग अलाउ कर देता है। इसे कि ठीक है तुम किताब खोल के पढ़ो। इसे कि हर टीचर जानता है बिना पढ़े बच्चा किताब से भी चीटिंग नहीं कर सकता है। तो दीज आर आई थिंक वेरी एक्सपेरिमेंटेड एंड वेरी रूटेड मूवी। उसका नाम मैं भूल रही हूँ, तुम्हें याद है? हाँ, वो नसीरुद्दीन शाह की शायद थी क्या, किसकी थी? नहीं, नसीरुद्दीन विनोद खन्ना की थी, पुरानी बहुत। अच्छा, हाँ जी जी जी, बेहतर। इम्तिहान, फिल्म का नाम था इम्तिहान। इम्तिहान था, उसके गाने में बड़े जी जी। तो मैं समझती हूँ कि फजले साहब आपसे सुनने के बाद फिर हम इसको समापन क्यों लेके जाएंगे। फजले जी आप हैं? चूंकि हमने हमारा जो विषय रहा सामाजिक और धार्मिक जो भेदभाव को जो मिटाना है, तो मुझे लग रहा है कि हम एक फिल्म का जिक्र यहाँ पर भूल गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक अलग एंगल को लेती है। वो है दो आंखें 12 हाथ। तो दो आंखें 12 हाथ में जो गांधी जी का के पाप से घृणा करो पापी से नहीं, यह जो मैसेज ले करके जो सामाजिक वैमनस्य को दूर करने की जो कोशिश की गई, और जिसको एक ब्रिटिश जेलर ने अप्लाई भी किया था आजादी से पहले, उसी अकोला में शायद इसको अप्लाई किया था, और उसी घटना से प्रेरित होकर के ये दो आंखें 12 हाथ बनती है। तो किस तरह से, यानी कोई जन्मता जो है वो दुष्ट नहीं है, पापी नहीं है, जैसे गांधी जी मानते थे, जैसे प्रेमचंद कहते थे कि परिस्थितियों के कारण ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो किस तरह से वो परिस्थितियों को ठीक अगर कर दिया जाता है या व्यक्ति के भीतर के आत्मविश्वास को जगाया जाता है, तो वो किस तरह से समाज की मुख्य धारा के लिए वो एक ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे, मानव संसाधन के रूप में विकसित होता है। मुझे लगता है कि वी शांताराम जी की यह जो फिल्म है ये बहुत एक अद्भुत फिल्म रही। तो मैं इन सब के साथ मुझे लगता है कि इस बात को मैं यहाँ पर विराम देना चाहूंगी कि हमारा जो पूरा जो सिनेमा है, सिनेमाई परिदृश्य है, उसकी अभूतपूर्व ताकत है। उसने बड़े, चाहे आजादी और हमारे जो जो सिनेमा की भूमिका उसमें उनका जो पूरा अंदाज है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, ये जो एक जज्बा था एक नए भारत की कहानी लिखने का, यह बात फिर जो समानांतर और कला फिल्मों के माध्यम से हमारा जो मोह, समाज का जो मोह भंग है वो सामने आता है। बेरोजगारी की समस्याएं हैं, युवाओं का आक्रोश है, स्त्री की समस्या है, जात पात है, ऊंच नीच है, गरीबी है, देश विदेश की समस्या है, प्रांतवाद की समस्या है। ये तमाम समस्याओं को सिनेमा टैकल करता है।
दिक्कत यहाँ पे होती है कि जहाँ पे वो अपना उस छौंक को, उस मसाले को इतना ज्यादा लगा देता है कि वह बहुत ही अपना यथार्थ का जो टेक्सचर है उसको छोड़ के एकदम ही रोमानी हो जाता है। और फिर उससे जो देशभक्ति निकलती है वो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी वाली होती है कि आपने अचकन पहन ली और गले में तिरंगे का बटन आपने लगा दिया और जैसे ही रात बीती आपने उसको फेंक दिया। तो जरूरत यहाँ पर ये भी है और मुझे लगता है कि हमें प्रॉमिसिंग सिनेमा ये भी दिख रहा है कि नए फिल्म मेकर जो आ रहे हैं, जो बाजार के दबाव से अपेक्षाकृत मुक्त है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो वो रिस्क ले सकते हैं नए नए मुद्दों को, नए नए समस्याओं को, नए नए इश्यूज को सामने टेकअप करके। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे सामने नए तरह के कथानकों को लेकर के सिनेमा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यदि हम उसे रेगुलेट कर लें कि वह कि जो चीज बिक रही है, जो ज्यादा चीज बिकेगी उसे लेने का मोह छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हमारा सिनेमा हमारे समाज को भी बदलने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आप सब यहाँ पे आए, आपका आभार। और कल कवि सम्मेलन का समय है 5:30 बजे। अच्छा मैं उज्जवल को 2 फिल्में मैं बताना चाहूंगा। उज्जवल, एक फिल्म जो है आप अलीगढ़ जरूर देखिए, और अलीगढ़ मूवी है, बहुत ही अलग विषय पर है। और दूसरा नील बत्ती सन्नाटा, ये 2 मूवी जो है आप नील बत्ती सन्नाटा, नील बत्ती जी। चलिए, और आज के लिए आभार, नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी रखें। थैंक यू। ओके। मेरा ख्याल है कि स्मिता जी का अट्टहास ही बहुत हमें प्रेरित